Hi students, myself Tamil Regula, and on today I will discuss with you cash flow statement. Cash flow statement is a chapter, different chapters comparative to other chapters. Normally cash flow statement सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है आपका डियर. ये 2 टाइम आप फेस करेंगे. 1 टाइम फेस किया जाता है जब आप अकाउंटेंसी के 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल में जो 12 मार्क्स का रिटन होता है उसमें एक 6 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है. जब आप थ्योरी यानी कि 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड देने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. अब यहाँ पर इसको समझने के लिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिलेगा और फील आएगा जैसे कि आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी को इस सेटल करते हैं. तो बात करते हैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की. So cash flow statement, a cash flow statement is a statement showing an inflow cash and outflow cash during a period. जो इसका पीरियड होता है जो फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है, इस ईयर में आपका जो कैश का इनफ्लो है और कैश का जो आउटफ्लो है वो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. अब इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होगा, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट आज मेरे पास 50,000 रुपीज़ है बट कल मेरे पास 30,000 रुपीज़ थे और आने वाले कल में मेरे पास 25,000 रह जाते हैं. तो यदि मैं कल से आज का कंपेयर करूं तो कल 30 थे और आज 50,000 हो गया, तो यहाँ पर 20,000 का इंक्रीमेंट है. और आने वाले कल से मैं बात करूं तो आज मेरे पास 50,000 है, आने वाले कल में 25 है, तो यहाँ पर 25,000 का डिक्रीज़ है. तो यहाँ पर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है, इनकमिंग और आउटगोइंग है, वो यहाँ पर अकॉर्डिंग एज पर द कंडीशन ऑफ एक्टिविटीज़ शो किया जाता है. अब जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ वर्ड मैंने यूज़ किया है. यस, यहाँ पर आप 3 एक्टिविटी बनाएंगे डियर. पहली एक्टिविटी होगी यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी होगी यहाँ पर इन्वेस्टिंग और तीसरी होगी यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नॉर्मली अकाउंटिंग टर्म एज पर द कंडीशन ऑफ बैलेंस शीट सारी चीज़ आ जाती हैं उसमें. उसी बैलेंस शीट से आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले तीनों एक्टिविटी को हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके करंट एसेट करंट लायबिलिटीज रिप्रेजेंट की जाती हैं. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट रिप्रेजेंट की जाती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर होल्डर फंड ये आप शो करते हैं. अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी होती है डियर. सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं. यहाँ पर इसको अलग राइटर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी बोला जाता है, तो दोनों ही आप बात लिख सकते हैं. तो हम करते क्या है कि जब नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा डियर, तो यहाँ पर 2 ईयर्स आपको गिवन होंगे. जैसे करंट ईयर्स आपका 2020 चल रहा है, तो यानी कि 19 का भी गिवन होगा. 19 में मान लीजिए आपका प्रॉफिट 5 लाख है और 2020 में आपका 6 लाख है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीमेंट है जिसे आप प्रॉफिट से रिप्रेजेंट करते हैं. यदि मान लीजिए वहाँ से करंट ईयर यानी कि प्रीवियस से करंट ईयर कम होता है तो वो लॉस रिप्रेजेंट किया जाता है और लॉस को आप स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं. तो यहाँ पर आप प्रॉफिट लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया पहले ही. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2020 के प्रॉफिट से 19 के प्रॉफिट को माइनस करेंगे तब जाके ये प्रॉफिट आपको यहाँ पर आएगा. इसके बाद आता है डियर बी ब्लॉक में ऐड करते हैं. ऐड में कुछ आपके टर्म्स यूज़ किए जाते हैं. जैसे पहला टर्म्स है आपका डेप्रिशिएशन, दूसरा है आपका गुडविल. गुडविल के आगे मैंने इंडिकेट किया डिक्रीज. यस, गुडविल जब कंपेयर करते हैं, यदि प्रीवियस से करंट ईयर की गुडविल यदि डिक्रीज होती है यानी कि कम होती है तो उस डिफरेंस को ऐड किया जाता है. बाय द वे प्रीवियस से करंट ईयर की गुडविल यदि इंक्रीज होती है तो उसके डिफरेंस को आप इन्वेस्टिंग में ऐड करते हैं. इसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे. इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन प्रीफरेंस शेयर. प्रीफरेंस शेयर के इंटरेस्ट को आप लेंगे. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जितनी भी फिक्स एसेट सेल की जाती हैं और उस पर यदि आपको लॉस होता है तो उसको आप ऐड करते हैं. इसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स, डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये नॉर्मली जो पे किए जाते हैं उनको आप यहाँ पर ऐड करते हैं. अब बात करते हैं सी ब्लॉक लेस में.
लेस में डियर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, आपका जो भी इनकम होती है वो यहाँ पर प्लस की जाती है। डिविडेंड रिसीव्ड है, या फिर गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि किसी फिक्स एसेट को यदि आप सेल कर रहे हैं और यदि उससे आपको गेन हो रहा है तो आप यहाँ पर प्लस करें। तो डियर यहाँ पर पहले मैंने आपको ए ब्लॉक बताया, बी ब्लॉक बताया और सी ब्लॉक बताया। तो जब आप डी ब्लॉक निकालते हैं, ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है बेटा जो आप चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो डी ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को लिखते हैं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ए ब्लॉक में आप क्या लेंगे, बी ब्लॉक में आप क्या लेंगे, सी ब्लॉक में आप क्या लेंगे, और ए बी सी के बाद जो डी ब्लॉक फाइंड किया जाता है उसमें आपको फॉर्मूले को याद रखना है, ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि इस वाले प्रॉफिट में इन सब को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे तो डी ब्लॉक आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से पहले, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल अभी फेस की जाएगी, और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इशू करते हैं। यस, वर्किंग कैपिटल में आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी करते हैं। तो डी ब्लॉक तो यहाँ हो गया, आप लेते हैं ई ब्लॉक। ई ब्लॉक में फिर एक बार ऐड करेंगे और एक बार लेस करेंगे। तो ऐड पॉइंट पे किस किस को लेंगे? ऐड पॉइंट पे लेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, जब करंट एसेट आपकी डिक्रीज हो रही होगी तो उस डिफरेंस को आप लेंगे। इसके जस्ट अपोजिट में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उस डिफरेंस को आप यहाँ लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करंट एसेट का डिक्रीज यानी कि कम होना, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज यानी कि ज़्यादा होना ऐड किया जाता है, और इसके जस्ट अपोजिट में आप लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये लेस किया जाता है। जैसे ही आपका ई और एफ ब्लॉक आ जाता है तो जी ब्लॉक आप फाइंड करते हैं, जिसको बोला जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपके फाइंडिंग पॉइंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइंडिंग पॉइंट डी बताया, अब बता रहे हैं यहाँ पर जी। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में डी प्लस ई माइनस एफ, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, डी प्लस ई माइनस एफ, तो आपका जी निकल आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो आपका पॉइंट आएगा यहाँ पर फाइंड करने के बाद जी वाला, उस पर आपको टैक्स पे करना है। टैक्स का रेट ऑटोमेटिकली आपके पास गिवन होगा, तो जो भी जी पॉइंट आता है उस पर टैक्स निकालेंगे, आप उसको माइनस करेंगे। बाय द वे सेपरेट यदि टैक्स गिवन है तो भी आपको माइनस ही करना है। तो आप जी के बाद एच में टैक्स माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद में जो लास्ट पॉइंट है आई वाला, तो नेट कैश फ्रॉम, ये प्लस मैंने लगाया है। तो जब आप फ्रॉम यानी कि जब जी में एच को प्लस करेंगे यानी कि माइनस करेंगे और पॉजिटिव आंसर आता है तो आप फ्रॉम यूज़ करेंगे, और यदि नेगेटिव आंसर आता है तो यूज्ड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ। तो यहाँ लिखेंगे आप नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या फिर नेट कैश यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी जी माइनस एच। इस तरीके से ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व की जाती है। आई होप ये मैंने जो फॉर्मेटिंग आपको बताया है ये क्लियर हुआ होगा आपका। तो इसी फॉर्मेट में यहाँ पर ही आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन निकालेंगे। इसके बाद आपकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग रह जाती है। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।